क्या आप जानते हैं हमारे होने की सबसे बड़ी वजह कोई विकास नहीं बल्कि एक भयानक गलती थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे खौलती हुई धरती पर समंदर के काले पानी में जीवन का पहला दिया जलता है। ना कोई रोशनी थी, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा, दबाव और रसायनों से भरा एक बेजान संसार जहाँ जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। वहाँ कोई नहीं जानता था कि जीवन क्या है और ना ये कि उसे आगे भी जाना है। बस मौजूद था एक सेल, एक रिएक्शन, एक फर्गाइल एक्सपेरिमेंट। अरबों सालों तक यही सिचुएशन रही। ना कोई चेहरा था, ना कोई शरीर, ना कोई सोच। जीवन जिंदा था लेकिन कैद था, अपने ही आकार में, अपने ही सीमाओं में। ये कहानी है एक ऐसे जिद की जो बिना दिमाग के थी लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। एक सेल से कई सेल बनने लगे। कुछ ने खाना पचाना सीखा, कुछ ने चलना, तो कुछ ने महसूस करना सीखा। लेकिन हर नया कदम उसे सुरक्षा से दूर ले जा रहा था। जीवन को दर्द होने लगा, खतरे का अंदाजा होने लगा और यही से जीवन ने एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन था। लेकिन यही से कुछ सवाल खड़े होते हैं। अगर जीवन की शुरुआत समंदर के गहराई में हुई थी तो ये माइक्रोस्कोपिक फर्गाइल सेल कैसे हिम्मत करके पानी को छोड़ गया? कैसे उसने अपनी सुरक्षा को पीछे छोड़कर धरती की सूखी, खुरदरी और अनजान जमीन पर कदम रखा? कौन सी ताकत, कौन सी जिद और कौन सा इत्तेफाक उसे ये साहस दिला गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे पानी के अंदर बने मॉलिक्यूल्स बाहर निकलकर एक जीवित संसार बनाने लगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि हमारा सौर मंडल कैसे बना, दूसरे में हमने ये देखा कि पृथ्वी ने कैसे आकार लिया और तीसरे में कि कैसे केमिकल मॉलिक्यूल्स से पहला माइक्रोब्स जन्मा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले इसे देखना जरूरी है क्योंकि यही जीवन की नींव है और यही नींव इस वीडियो को आगे ले जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले उस इनविजिबल पॉइंट से जिसे हम लुका कहते हैं। लुका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये कोई एक जानवर या इंसान जैसा जीव नहीं था, वो पहला जीवित प्राणी था जिसकी कॉपी आज हर जीव, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या कोई जानवर, सबके डीएनए में मौजूद है। सोचो, हर वो चीज जिसे आज हम देखते हैं उसी के पीछे उसका छोटा सा पुरखा था। लेकिन इस लुका के बाद का करीब 2 अरब साल तक का समय ऐसा था जहाँ जिंदगी ने सांस तो ली लेकिन कोई बड़ी चाल नहीं चली। धरती पर सिर्फ छोटे, साधारण और बेहिसाब प्रीक्रायोटिस यानी बैक्टीरिया जैसे सेल का राज था। इन्हें ना रोशनी का पता था, ना पृथ्वी का मतलब समझ आता था। इनका उद्देश्य बस अपना खाना बनाना, बढ़ना और जीवित रहना था। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जिंदगी की दिशा बदल दी। एक गलती हुई जिसके बारे में हमने शुरुआत में कहा था। एक बड़े से सेल ने एक छोटे ऑक्सीजन लेने वाले बैक्टीरिया को निगल लिया और यही बात सबसे जबरदस्त थी। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में अंततः शिकार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। उस बड़े से सेल ने उस बैक्टीरिया को न तो नष्ट किया और ना ही बाहर निकाला। इसके बजाय दोनों के बीच एक परमानेंट कोएग्जिस्टेंस बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें छोटा बैक्टीरिया ऊर्जा पैदा करता था और बड़ा सेल उसे सुरक्षा और रिसोर्सेज देता था, जिस प्रक्रिया को वैज्ञानिक एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। और यही वो पल था जिसने जीवन के नियम बदल दिए। वो छोटा बैक्टीरिया आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। हमारे हर सेल के भीतर बैठा एक पावर हाउस। हर सांस, हर धड़कन, हर हलचल उसी की देन है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल को लगातार और भरोसेमंद ऊर्जा देना शुरू किया तब जिंदगी ने अगले लगभग 1.5 अरब साल किसी बड़ी छलांग में नहीं बल्कि खामोशी से तैयारी में लगाए। ये वही दौर था जब विकास की रफ्तार धीमी दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर सबसे अहम बुनियादी बदलाव हो रहे थे। अब सेल्स का टारगेट सिर्फ अकेले जीवित रहना नहीं था और यही से शुरू हुआ द ग्रेट कोलैबोरेशन। अब अकेले जीने का खेल खत्म हो चुका था। सेल्स ने समझ लिया था अकेले सिर्फ बचा जा सकता है लेकिन राज नहीं किया जा सकता। अब वो जुड़ने लगी। कुछ ने खुद को ढाल बना लिया, कुछ ने खाना संभाल लिया, कुछ ने आदेश भेजने शुरू किए और पहली बार जिंदगी ने टीम वर्क सीखा। ये कोई साधारण बंटवारा नहीं था, ये मल्टी सेलुलर लाइफ की नींव थी। सब कुछ समंदर के गहराइयों में छुपा था, शांत पानी, नीला अंधेरा, लेकिन इसी सन्नाटे में कुछ पक रहा था। फिर लगभग 60 से 54 करोड़ साल पहले उस लंबे सन्नाटे को तोड़ते हुए समंदर के अंदर एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे आज विज्ञान कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जानता है। अब लाइफ ने तय कर लिया था सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, अब कॉम्प्लेक्स बनना ही हथियार है। जिस पल यह फैसला हुआ उसी पल समुद्र बदल गया। अब वो जीव सिर्फ ग्रुप में रहने तक सीमित नहीं रहे, वो अब शरीर बनाने लगे। डिजाइन के साथ लेयर्स बनी, इंटरनल सिस्टम बने, किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए और रोशनी पहचानने वाले सेंसर यानी आंखें उभरे। और फिर इसी बदलाव के साथ इस कहानी में एंट्री होती है सबसे खतरनाक किरदार की,
शिकारी द प्रेडिएटर की। लेकिन सवाल फिर यहाँ ये है कि ये प्रेडिएटर आखिर आए कहाँ से थे। ये कुदरत का सबसे खूनी शॉर्टकट था। कुछ जीवों ने खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों के पके पकाए जीवों को खाना आसान समझा और इसी एक फैसले ने समुद्र को युद्ध का मैदान बना दिया। अब नियम बदल चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि आप कैसे दिखते हैं, सवाल ये था कि आप शिकार करेंगे या शिकार बनेंगे। अब यहाँ सिर्फ बचाव काफी नहीं था, अब यहाँ हमला भी जरूरी था, क्योंकि इसी युग में ट्राइलोबाइट जैसे शील्ड वाले जीव और एनामोलोकारिस जैसे बड़े प्रेडिएटर पैदा हुए, अपने समय के ऐसे जीव जो पूरे परिस्थितिक तंत्र पर हावी थे। अब सवाल ये नहीं था कि कौन ज्यादा सहन कर सकता है, बल्कि ये था कि कौन तेज है, कौन सटीक है और कौन सबसे पहले वार करता है। इसी हिंसक और अव्यवस्थित दुनिया के बीच एक छोटा, साधारण और लगभग आंखों से न दिखने वाला जीव भी मौजूद था, पिकाइया। दिखने में ये जीव बहुत मामूली था, ना उसके पास शील्ड थी, ना दांत, ना ताकत, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज थी जो उस वक्त के बड़े बड़े शिकारियों के पास भी नहीं थी। एक लचीली डंडी जैसी रीढ़, जिसे वैज्ञानिक नोटोकार्ड्स कहते हैं। दुनिया को तब अंदाजा भी नहीं था कि ये मामूली सी डंडी एक दिन इंसान की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। इवोल्यूशन ने अपना सबसे बड़ा जुआ इसी छोटे से जीव पर खेला। यहीं पर पहली बार वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ वाले जीवों की नींव रखी गई। करीब 50 करोड़ साल पहले इसी छोटी सी शुरुआत से दुनिया की पहली मछलियां पैदा हुई। लेकिन ये आज की मछलियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। ना उसके पास जबड़े थे, ना तैरने के लिए फुर्तीले पंख। ये समंदर के तलहटी में रेंगने वाले किसी छोटे से वैक्यूम क्लीनर के जैसी थी, जो रेत से खाना छानना जानती थी। बिना ताकत दिखाए और बिना शोर किए जिंदगी ने भविष्य का बीज बो दिया। और फिर आया असली गेम चेंजर। लगभग 42 करोड़ साल पहले मछलियों ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसने समंदर का संतुलन ही बदल कर रख दिया। मछलियों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, तो सांस लेने वाले पुर्जे यानी जबड़े बन गए, और कैल्शियम की कमी हुई तो उन्होंने अपने शरीर के अंदर हड्डियों का बैंक बना लिया। लेकिन जबड़े आने के बाद उन्होंने काटना, फाड़ना और पकड़ना सीख लिया। इसी युग में डंक लियोटस जैसे लार्जर और अग्रेसिव मछलियां सामने आई। जिंदगी अब एक मशीन बन चुकी थी, दिमाग जैसा कंट्रोल, आंखें जैसे सेंसर और हड्डियों जैसा ढांचा। लेकिन इसी ताकत के साथ एक डर पैदा हुआ। जगह कम पड़ने लगी, हर दिशा में शिकारी, हर पल खतरा। समंदर धीरे धीरे मौत का अड्डा बन चुका था, ऑक्सीजन का लेवल अनस्टेबल हो चुका था और जीवन एक क्रूर नियम पर टिक गया था, या तो खाओ या खाए जाओ। लेकिन इसी हिंसा, डर और निरंतर दबाव के माहौल में प्रकृति के भीतर एक ऐसी बगावत आकार ले रही थी जो उस वक्त के लगभग हर बायोलॉजिकल लॉ को चुनौती देने वाली थी। लगभग 37 करोड़ साल पहले इसी बगावत का एक ठोस रूप सामने आया, तिक्तालिक। करीब 3 करोड़ साल तक चली धीमी, खामोश और लगातार चलती बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का यह नतीजा था। एक ऐसा संक्रमण जिसे प्रकृति ने बिना जल्दबाजी के लेकिन बिना रुके पूरा किया। ये भी एक तरह की मछली ही थी, लेकिन आम मछलियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनके पंखों के अंदर बोन्स और मसल्स डेवलप हो रहे थे। ये मछलियां गहरे पानी से डरती थी और किनारे की उस दलदल में पनाह ढूंढ रही थी जहाँ पेड़ों की लकड़ियां और पत्तियों का कचरा भरा रहता था। इसी कीचड़ में जिंदा रहने के लिए प्रकृति ने एक ऐसी इंजीनियरिंग की जो सच में दिमाग घुमा देती है। तिक्तालिक का सिर मछली की तरह गोल होने के बजाय मगरमच्छ की तरह चपटा हो गया, ताकि वो गंदे पानी की सतह पर अपनी आंखें बाहर निकालकर ऊपर की दुनिया देख सके। यही तिक्तालिक ने इतिहास रच दिया। उसके पंखों के अंदर वही हड्डियां थी, ह्यूमरस, रेडियस और कलाई जैसा जोड़, जो आज इंसान के हाथों का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये पहली बार था कि कोई मछली अपने पंखों के सहारे पूरे शरीर को ऊपर उठाने लगी। वो न पूरी तरह से तैर रही थी, न पूरी तरह से चल रही थी, बस अपने शरीर को जमीन पर घसीट रही थी। सोचिए, एक सूखता हुआ तालाब, कीचड़ में फंसा शरीर, पीछे मौत और आगे अनजान जमीन। वो बस अपने ही वजन से लड़ती हुए जमीन को धक्का दे रहा था। हर हरकत में खतरा था। अगर शरीर जवाब दे देता तो कहानी वही खत्म हो जाती। लेकिन प्रकृति ने उस पल पीछे हटना नहीं चुना, उसने जोखिम चुना और उसी जोखिम में जीवन ने अपनी दिशा बदल दी। और यही से जन्म हुआ टेट्रापॉड्स का, यानी 4 पैरों वाले जीव। वो जीव जो पहली बार अपने शरीर का वजन उठाने लगा। वो जीव जिन्होंने पानी को छोड़ा और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी। वो जीव जिसकी हर हड्डी, हर सांस, हर जोड़ आने वाले भविष्य की रूपरेखा लिख रहा था। और इन्हीं में से कभी बहुत बाद में इंसान उभरा। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल तो यही से शुरू होता है। 4 पैरों से 2 पैरों तक का सफर कैसे हुआ? जमीन पर रेंगने वाला जीव सोचने वाला दिमाग कैसे बना? और आखिरकार टेट्रापॉड से मैमल और मैमल से इंसान कैसे बना? इस कहानी का आगे का सफर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।